हेलो टू एवरीवन। आज हम सीआरपीसी का चैप्टर 12 में सेक्शन 154 एंड सेक्शन 155 कवर करेंगे। तो इन दोनों सेक्शन को कवर करने से पहले हम चैप्टर 12 के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि चैप्टर 12 हमें क्या क्या बता रहा है और क्या क्या हमें दे रहा है। चैप्टर 12 का नाम है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। अगर कोई भी अपराध होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम पुलिस अधिकारी को देंगे और उस अपराध की इन्फॉर्मेशन जो हमने पुलिस अधिकारी को दी है तो उन अपराध से संबंधित पुलिस अधिकारी के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। ये चैप्टर बेसिकली इन सब चीज़ों को डील करता है। तो आज हमें सेक्शन 154 एंड 155 कवर करना है। चैप्टर 12 यहाँ पे सेक्शन 154 से लेकर 176 तक डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन है 154 जो कि बात करता है इन्फॉर्मेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, और 155 बात करता है हमसे इन्फॉर्मेशन टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात बताई गई है। तो अगर हम थोड़ा पीछे चले तो हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन मिलती है जो कि हमें सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो उसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अरेस्ट भी कर सकता है। इसी प्रकार से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2L में डिफाइन करी गई है। तो पहले हम सेक्शन 154 को कवर कर लेते हैं। तो सेक्शन 154 के अंदर 3 क्लोजेस डिफाइन करे गए हैं। तो हम इनको बेसिकली थोड़ा इजी वे के अंदर याद करने के पर्पज़ से हम इनका एक छोटा सा एक नामकरण लिख कर देते हैं। तो सेक्शन 154 का क्लोज फर्स्ट का हम नाम देते हैं इन्फॉर्मेशन, सेकेंड क्लोज का नाम हम देते हैं कॉपीज़ एंड थर्ड क्लोज का नाम हम देते हैं SP। फर्स्ट क्लोज का नाम है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो नेचर होता है वो एक संज्ञेय अपराध का नेचर होता है। एक ऐसा अपराध जो पब्लिक रॉन्ग होता है, काफ़ी एक बड़ी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट द स्टेट होता है। ऐसे ऑफेंस को रोकना स्टेट की ड्यूटी होती है। तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है तो जो कि हमने सेक्शन 2C के अंदर भी देख लिया है कि मैं पुलिस अधिकारी के पास में क्या है पावर है उससे रिगार्डिंग उसको अरेस्ट करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, पुलिस रिपोर्ट बनाने की। तो अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो जो भी कंप्लेनेंट होगा या जो भी विक्टिम होगा उस अपराध की इन्फॉर्मेशन लेकर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास में जाएगा और उस इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में देगा या फिर उसके डायरेक्शन में उस इन्फॉर्मेशन को लिखकर उन्हें दे देगा। इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करने के बाद में पुलिस अधिकारी उस इन्फॉर्मेशन को जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी कंप्लेनेंट हो सकता है या कोई भी विक्टिम हो सकता है, उसको वह इन्फॉर्मेशन रीड आउट करके बताएगा। यहाँ पे ये जो प्रोविज़न है मैंडेटरी नहीं है कि पुलिस अधिकारी रीड आउट करके ही कंपलसरी बताएगा, पर बता भी सकता है। तो रीड आउट करके उन्हें बता देगा। ये तो हो गया एक जनरल रूल कि आपने इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन लिखी गई और इन्फॉर्मेशन जो भी लिखी वो आपको बता दी गई कि भैया आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें लिखाई है। सेकंड बात ये बोलता है आपको कि अगर कोई भी ऑफेंस महिला से संबंधित होता है, अगर कोई भी एक ऐसा ऑफेंस जो सेक्सुअली ऑफेंस वुमेन से रिलेटेड होता है, जो कि हम सेक्शन में पढ़ते हैं, सेक्शन 354 हो गया, सेक्शन 354A हो गया, सेक्शन 354B हो गया, सेक्शन 354C हो गया, सेक्शन 354D हो गया। इसी प्रकार से सेक्शन 376 की बात करें हम तो सेक्शन 376 हो गया, 376A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, 376DA हो गया, 376DB जो कि अभी 2018 के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे आया है, और इसके साथ 376E हो गया, सेक्शन 509 हो गया। ये सारे के सारे अपराध महिलाओं से संबंधित है और महिलाओं में भी सेक्सुअली ऑफेंस से संबंधित है। तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है जो महिलाओं से संबंधित है, वो भी इन धाराओं के अंतर्गत आता है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही लिखा जाएगा। ये हो गया एक दूसरा नियम। पहला नियम तो क्या है, ऑफिस इंचार्ज जो पुलिस ऑफिसर लिखेगा जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हो, जो भी आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन देते हो। और सेकंड थिंग क्या बोला अपन ने कि अगर कोई भी ऑफेंस जो सेक्सुअली ऑफेंस से रिलेटेड है अंडर सेक्शन 354 हो गया, 376 हो गया, 509 हो गया, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही लिखा जाएगा।
फिर आता है आपका 354 क्लोज फर्स्ट के अंदर प्रोवाइडेड, परंतु जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस है जो कि 354 में आता है, 376 में आता है, 509 में आता है, और ऐसा ऑफेंस कमिट होने के बाद में जो विक्टिम की फिजिकली या फिर मेंटली वो डिसेबल है कि वो पुलिस थाने में आकर उस इंफॉर्मेशन को दे सके, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उस विक्टिम के रेजिडेंस पे आकर भी उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात हमने बोला कि अगर वो विक्टिम है, वो चाहती है कि भाई मेरे घर में मैं ये इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहती हूँ, घर के अलावा और पुलिस स्टेशन के अलावा कोई अलग कंफर्टेबल प्लेस होना चाहिए जहाँ पे विक्टिम भी एक कंफर्टेबल फील करे वहाँ पे, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन आराम से दे सके पुलिस थाने को, पुलिस ऑफिसर को। तो कोई भी कन्वीनियंट प्लेस में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा सकती है इन प्रेजेंस ऑफ सोशल एजुकेटर, अगर महिला चाहे तो। तीसरी बात हो गई हमारी कि अगर एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है कि जैसे हमने कहा कि जो महिला है, जो विक्टिम है, वो फिजिकल या मेंटली डिसेबल है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते समय पुलिस थाने का जो भाषण अधिकारी होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने आता है वहाँ पे, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को वीडियोग्राफ भी कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट हमने बोला इसके अंदर कि जैसे ही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली जाती है तो पुलिस थाने का जो भाषण अधिकारी होगा, जो कि इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने आता है, वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद में जितना जल्दी हो सकेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में लेके जाएगा और 164 जुडिशियल कन्फेशन का बयान रिकॉर्ड करवाएगा। ये हो गया हमारा 154 क्लोज फर्स्ट के अंदर, जो कि हमें बैट के अंदर पॉइंट दे रखे हैं। अब 154 क्लोज फर्स्ट के अंदर और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें कवर करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है एफआईआर। एफआईआर हमारे सीआरपीसी के किसी भी सेक्शंस के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु एफआईआर को हम सेक्शन 154 में ही कवर करते हैं। एफआईआर का पूरा नाम होता है हमारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पहले अपराध की सूचना सबसे पहले किसको देते हैं हम? पुलिस थाने को देते हैं। एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही रिकॉर्ड की जाती है, कभी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम एफआईआर रिकॉर्ड नहीं करवा सकते हैं। जब भी कभी हम एफआईआर रिकॉर्ड करवाने जाते हैं पुलिस थाने में, जो कि हमारा सेक्शन 154 क्लोज फर्स्ट भी कह रहा है, तो पुलिस थाने का बाहर सहायक अधिकारी के लिए एक मैंडेटरी प्रोविज़न बन जाता है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी प्रोविज़न है ये कि उस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन एफआईआर है, उस इन्फॉर्मेशन को पुलिस थाने का बाहर सहायक अधिकारी उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, मना नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है। अगर ऑफिस इंचार्ज उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से डिनाई कर देता है तो अंडर सेक्शन 166A ऑफ इंडियन पिनल कोड में ये पनिशेबल बताया गया है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है एफआईआर का? तो एफआईआर का ऑब्जेक्ट है लॉ को मोशन में लाना। अगर कोई अपराध हुआ है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, जैसे कि हम रेप की बात करें, मर्डर की बात करें, डकैती की बात करें, तो ऐसा कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है तो जो भी अपराध की जब इन्फॉर्मेशन दोगे आप, तो वो मोशन में आ जाएगा। कैसे? पुलिस अधिकारी क्या करेगा? उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच पड़ताल करेगा, लोगों से पूछताछ करेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। पर जो एफआईआर में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी कंप्लेंट होता है या जो भी विक्टिम होता है, जो भी इंफॉर्मेशन देता है एफआईआर के थ्रू, हम उसे किसी भी प्रकार से एविडेंस नहीं मानते हैं। एफआईआर इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव एविडेंस। एफआईआर केवल एक इन्फॉर्मेशन ही होती है। जब ये कोर्ट में जाती है इन्फॉर्मेशन, जब पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो जाती है, तो इस इन्फॉर्मेशन को कोर्ट में कोरोबरेट किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 145 एंड 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं मानते हैं इसको कि ये एविडेंस हो गया है। फिर आता है एफआईआर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर के बारे में कि एफआईआर एक एनक्लोपीडिया नहीं है कि एफआईआर के अंदर जब आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाते हो तो एक छोटी से छोटी सूक्ष्म इंफॉर्मेशन देते हो। ये इज़ नॉट कंपलसरी। आपको केवल एक इन्फॉर्मेशन देना है जिससे ये प्रूफ हो कि हाँ एक अपराध हुआ है और उस अपराध का नेचर क्या है, कॉग्निजेबल है। उसमें छोटी से छोटी बात, कैसे, कब, क्या, कहाँ, 1 साल पुरानी बात, 2 साल पुरानी बात, ये सब चीज़ें मेंशन करने की उसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है।
एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। डाइंग डिक्लेरेशन भी एफआईआर में कवर होता है। अगर डाइंग डिक्लेरेशन पे कोई थंब इम्प्रेशन हो तो। और हम बात करें एफआईआर के बारे में, तो एफआईआर हम टेलीफोन के माध्यम से भी दे सकते हैं। सुरजीत सिंह वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल एआईआर 2013 में डिफाइन किया गया कि एफआईआर टेलीफोन के माध्यम से भी रजिस्टर करवाई जा सकती है, और अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। वे सभी 154 की पावर उसे मिल जाती है। परंतु कोई भी करप्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी कूट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे एफआईआर में इंक्लूड नहीं करते हैं, कवर नहीं करते हैं। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। अब सेक्शन 154 क्लोज फर्स्ट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, लॉन्ग डिले। लॉन्ग डिले का क्या इफेक्ट पड़ता है? जब आप कोई इन्फॉर्मेशन, जब कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और जिसका नेचर क्या है, कॉग्निजेबल, एक संज्ञेय अपराध का नेचर है, ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हो गया है और उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कराने में आप काफ़ी टाइम लगा देते हो, इट मीन्स लॉन्ग डिले। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑफिस इंचार्ज आपको डिनाई कर सकता है क्या, या फिर उसका प्रोसिक्यूशन कोर्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपको बताता है कि अगर लॉन्ग डिले हो गया है तो इसका एक डाउट, एक सस्पेक्शन पैदा होता है कि आप इतना लेट क्यों आए हो सकता है जो भी इन्फॉर्मेंट है या जो भी विक्टिम है, ऑफेंस कोई छोटा मोटा ही हुआ हो और 4-5 दिन बाद में आया हो पुलिस थाने के अंदर एक अपनी एक अलग कहानी बनाकर, एक झूठी कहानी जिसमें काफ़ी कुछ मिक्स हो सकता है। काफ़ी लोगों से उसने एडवाइस ले लिया हो सकता है उसने किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर लिया हो कि मुझे किस प्रकार से मामला बड़ा बनाना है या अच्छा बनाना है, इस प्रकार से अपने कुछ विटनेसेस तैयार कर लिए हो। तो ऐसे काफ़ी सारी सर्कमस्टांसेस यहाँ पे हो सकती हैं। तो लॉन्ग डिले का एक डाउट, एक सस्पेक्शन तो पैदा होता है, पर अगर इन्फॉर्मेंट या जो भी विक्टिम है अगर उस लॉन्ग डिले का रीज़न एक सेटिस्फैक्शन दे देता है, एक सेटिस्फैक्टरी रीज़न दे देता है, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही एफआईआर लॉन्च करवाने में और ना ही प्रोसिक्यूशन पे किसी भी प्रकार से। अब हम बात करते हैं सेक्शन 154 क्लॉज सेकंड की, जो बात करता है कॉपीज़ की, कि जब हमने सेक्शन 154 क्लॉज फर्स्ट के अंदर एफआईआर रिकॉर्ड करवाई है, एफआईआर लॉन्च करवाई है, तो उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस इंचार्ज आपको भी देगा कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन मुझे लिखाई गई है। वो उस कॉपीज़ के अंदर पुलिस थाने का नाम होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम होगा, डिटेल ऑफ द केस होगा जो आपने बताया है, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, आपका सिग्नेचर होगा जो कंप्लेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 154 क्लॉज थर्ड की, जो जिसका अपन ने नाम लिखा था एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। काफ़ी बार हमको देखने को ऐसा मिलता है कि जब हम कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो हम पुलिस थाने में जाते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए, पर वहाँ पे काफ़ी बार ऑफिस इंचार्ज उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से मना कर देता है, डिनाई कर देता है आपको। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, 154 क्लॉज थर्ड के तहत उस इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करके बाय पोस्ट एसपी सर को एड्रेस कर सकते हो। जब ये पोस्ट एसपी सर को एड्रेस होगा, रिसीव होगा, तो उस अपराध का नेचर देखते हुए वे खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या फिर अपने किसी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को भी उसका डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इस अपराध की इन्वेस्टिगेशन करिए और जो भी रिपोर्ट, जो भी कलेक्शंस ऑफ एविडेंस होता है उसके बारे में मुझे आप बताइए। ये तो बात करता है सेक्शन 154 पूरे कम्प्लीटली। अब हम बात करते हैं सेक्शन 155 की, जो बात करता है इन्फॉर्मेशन टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध की इन्फॉर्मेशन देना। असंज्ञेय अपराध हमें सेक्शन 2L में डिफाइन करता है, जो कि हमको बताता है कि एक ऐसे अपराध होते हैं जो कि सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, ना ही कोई संज्ञेय अपराध होता है, ना ही कोई खास पब्लिकली रॉन्ग ऑफेंस होते हैं। अगर ऐसा कोई अपराध कमिट हो भी जाता है तो पुलिस अधिकारी के पास में ये राइट नहीं है, ये पावर नहीं है कि वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से किसी अपराधी को या किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर ले, या बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से उस अपराध की इन्वेस्टिगेशन कर ले। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से पुलिस अधिकारी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ना ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और ना ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। अब सेक्शन 155 हमको ये बताता है, इसका एक लास्ट पॉइंट है आपका 155 क्लॉज 4, जो आपको बताता है कि अगर किसी अपराधी ने एक से अधिक ऑफेंस किया है, हम मान लेते हैं जैसे कि 3 से अधिक 4-5 अपराध कर दिए हैं और उन अपराधों में से एक अपराध है कॉग्निजेबल नेचर का,
तो हम सारे ही अपराधों को क्या मानेंगे, कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस मानेंगे। और ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी होगा उसको सभी पावर मिल जाती है जो सेक्शन 154 में है, क्योंकि यहाँ पे हम अपराध को क्या मान रहे हैं, एक संज्ञेय अपराध मान रहे हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मान रहे हैं। चाहे अपराध 4 अपराध कैसे हो, चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, अगर उनमें से एक अपराध भी कॉग्निजेबल नेचर का होता है तो हम कंप्लीटली सभी अपराधों को क्या मान लेते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस मान लेते हैं। और हम बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो इन अपराधों में बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से पुलिस अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकता है, ना ही कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ना ही किसी को अरेस्ट कर सकता है। वो उस इन्फॉर्मेशन को केवल रिकॉर्ड कर सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें रजिस्टर दिया जाता है उसके अंदर, और उसके बाद में आपको वो रेफ़र कर देते हैं, आपको एक सजेशन देते हैं कि आप क्या करिए, मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कीजिए इसकी, जो कि कंप्लेंट आप अंडर सेक्शन 200 के अंदर करते हो सीआरपीसी के अंदर। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट उन्हें पावर देता है कि हाँ आप इस अपराध में भी इन्वेस्टिगेशन करिए या किसी को अरेस्ट करिए। तब जाके ऑर्डर जब मजिस्ट्रेट से उनको मिलेगा तब जाके वो उस अपराध की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अन्यथा वो किसी भी प्रकार की इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, ना ही उन्हें किसी प्रकार का इसमें पावर है।